हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलिटेक में। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, यानी कि क्लास 12 की। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो जिसका ये चैप्टर फर्स्ट होगा। और चैप्टर फर्स्ट के साथ हम इसकी यूनिट भी बता देते हैं। आज ये यूनिट फर्स्ट यूनिट होगी आपकी। यूनिट फर्स्ट है, जिसका पहला चैप्टर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। हम प्रिपरेशन आपकी बेसिक से कराने वाले हैं, बिल्कुल नोट्स के साथ। ठीक है, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं, इनको आपको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लासेस को। बने रहिए। अब और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए जो भी 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको इस 12th क्लास की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका यहीं से है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लासेस को देरी ना करके। तो विद्युत क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, कुछ नियम मैं पढ़ाऊंगा इम्पोर्टेंट, जो कि आपके पेपर में एट लिखा है मिलेंगे, जो कि आपको दिखाई देंगे वहाँ पर पेपर में उस तरीके से। इसमें हम आपको न्यूमेरिकल, जो कि पेपर चैप्टर के लास्ट में होंगे। सबसे पहले हम उसकी डेरिवेशन समझेंगे, उसके फॉर्मूलेस निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें फॉर्मूले का भी ज्ञान होगा और उसकी डेरिवेशन का भी, जिससे हमें फॉर्मूला लगाने और यानी न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है पहला नियम, जो कि नियम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। डेरिवेशन है इसकी, पेपर में आती है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेना अपनी नोटबुक में। इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये फिगर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, इसके माध्यम से समझते हैं। इसमें ये Q1 और Q2 बेटा जो है, इस Q1 Q2 दो आवेश हैं। क्या हैं ये? दो आवेश हैं, जो कि एक समांतर लगे हैं एक दूसरे के, और इनके जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम r से डिनोट करेंगे। इस दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे? इस दूरी को हम करेंगे r से डिनोट। ठीक है, ये हमारी जो दूरी है, इसको हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये आवेश हैं। क्या हैं? आवेश। तो इस फिगर में आप तीन चीजें आप समझ सके हैं। तो आइए आप इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। इसमें लिखा है माना दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 है। अभी मैंने बताया था Q1 और Q2 दो क्या है? बिंदुवत आवेश हैं, जिनकी बीच की दूरी क्या है? r है। अभी मैंने बताई थी आपको, r है। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो ये दो आवेश लगे हैं समांतर एक दूसरे के, तो जो मानो दो आप बिंदुवत आवेश क्या है? Q1 Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है? तो जिनकी बीच की दूरी पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। आइए देखते हैं, जो बल है, फोर्स है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा है आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों को उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले जो आवेश जो हमारे लगे हैं समांतर Q1 और Q2, इनके जो बीच में जो विद्युत बल लगेगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? गुणनफल। तो हमारे आवेश कौन से हैं? Q1 है, और एक सब देखिए इसमें, तो हमारा जो आवेश है वो कौन सा? एक Q1 है और एक Q2 है। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा, यानी जो F होगा, वो इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। ये हमारा किसका साइन होता है? समानुपाती का। और ये किसका है? गुणनफल के। तो यही हमारा पहला नियम बोला है कि जो जो बिंदुवत जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, वो विद्युत बल यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल होगा उसके क्या होगा? समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ठीक है। आइए अभी आगे देखते हैं और किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर में आपको दिख रहा है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट। आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो दो आवेश अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, आइए फिगर में बताते हैं फिर से आपको। इसमें ये दो आवेश जो दिख रहे हैं आपको, ये एक जेरा एक जेरा, और इनकी बीच की दूरी, तो ये जो बल लगेगा वो इनके क्या होगा? इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी इसकी दूरी के वर्ग के, वर्ग यानी दूरी के हमारी r है,
और इसका वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये क्या हो गया 1/r² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F इक्वल टू हो जाएगा 1/r²। यानी क्या होता है, इनके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के, सॉरी। आइए तो इसको हम पॉइंट को पढ़ लेते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नियमों को मिला देंगे। कौन कौन से नियम, आइए देखते हैं। इस वाले नियम को और एक इस वाले नियम को, इन दोनों नियमों को मिला देंगे और वो हमने मिलाकर यहाँ पे लिख दिया है, यानी दोनों नियमों को मिलाने पर। अब इन दोनों नियम में आपको दिख रहा होगा बेटा कि जो F है वो, ये F आपको दिख रहा है, ये F दोनों तरफ है, तो हमने एक बार इसमें यहाँ F लिख दिया। ऐसे Q1 और Q2 दिख रहे हैं, हमने Q1 Q2 लिख दिए एक तरफ, और जो 1/r² लिखा है, दोनों नियम को हमने पहले नोट किया। तो आइए नीचे देखते हैं। तो दोनों नियमों को मिलाने पर, तो F एक बार था, दो बार था, तो एक बार लिख दिया। सबसे पहले Q1 और Q2 थे एक में, और एक में बट्टे में r² तो r² थी, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ शो करा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये F समानुपाती क्या हो जाएगा Q1 Q2। सबसे पहले हमारा क्या था, F इक्वल टू, सॉरी, F इक्वल टू, हमारे पास क्या था, F इक्वल टू Q1 Q2, और सेकंड में क्या था, F समानुपाती क्या था 1/r²। तो इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो F तो एक बार है, एक बार लिख दिया हमने। Q1 Q2 ऊपर लिख देंगे, ये लिखा हुआ है, और बट्टे में r² है, तो ये हमने r² इस तरीके से लिख दिया है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। अब क्या करेंगे, जो समानुपाती आपको बीच में दिख रहा होगा, ये समानुपाती का चिन्ह आपको जो है ये बीच में दिख रहा है समानुपाती का, इस समानुपाती के चिन्ह को उठाने के बाद एक नियतांक मिलता है हमें, जो कि जो होता है 1/4πε0। ये क्या होती है 1/4πε0, ये क्या होता है, एक वैल्यू होती है इसकी हमारी 1/4πε0। आइए देख लेते हैं। इस समानुपाती को उठाने के बाद हम ये क्या लगाएंगे 1/4πε0, इसका लगाएंगे साइन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आगे, F इक्वल टू समानुपाती हटाएंगे तो 1/4πε0 लगाएंगे इसकी जगह पे, और Q1 Q2 अपॉन में r² जैसा था, Q1 Q2 अपॉन में r² बिल्कुल वैसे ही हमने शो करा दिया है। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया है, आइए पढ़ लेते हैं इसको। F इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा आएगा, ये शामिल होगा न्यूमेरिकल में। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, इस कोष्टक में बंद कर लेंगे। तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0, इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसकी जो 1/4πε0 मैंने अभी जो बताया था, इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे 9 × 10⁹ होती है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। ठीक, वो बट्टे में कूलम, इसको याद रखेंगे, ये इसका मात्रक है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एक नियतांक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसको ये ई जो नीचे नोट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, जो कि एक नियतांक है, इसको आप समझेंगे। अभी मान लीजिए ये आप कोई कुचालक माध्यम है, हवा के माध्यम रखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, यदि आवेश किसी कुचालक माध्यम में रखा हो तो उसका परावैद्युतांक क्या होता है, के होता है। तो उस पर लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल क्या होता है, कुछ नहीं होगा, जो अभी मैंने पढ़ाया था, अभी आपको याद करेंगे फिर से। देखिए ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें हम जब भी कुचालक माध्यम भरते हैं के, तो कुछ नहीं करेंगे, 1/4πε0 है, इसके साइड में यहाँ पर के लगा देंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इसको आप इससे समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट में देख सकते हैं आप। तो ये के क्या है, के एक परावैद्युतांक है। क्या है हमारा के, ये एक परावैद्युतांक है, ये फॉर्मूला इसका बन गया। परावैद्युतांक जब भराओ, जब न्यूमेरिकल में परावैद्युतांक पूछा होगा तो ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। आइए कुछ परावैद्युतांक में कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कुचालक माध्यम के लिए क्या होता है, के क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी के जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा 1। कब होगा, जब कुचालक माध्यम होगा। ठीक है, और देन जब हमारा हवा के लिए होगा, ये आपको लिखा होगा हवा के लिए, तो हवा के लिए हम के इक्वल टू लेते हैं, सॉरी, के इक्वल टू लेते हैं, हम यही लिखते हैं के इक्वल टू 1। हवा के लिए क्या लेते हैं हम, के इक्वल टू 1 लेते हैं। और देन सुचालक माध्यम के लिए हम क्या लेते हैं, सुचालक जिसमें बिजली जा सकती है उसको हम बोलते हैं सुचालक। ठीक है, तो सुचालक माध्यम के लिए हम के इक्वल टू लेते हैं बेटा
इनफाइनाइट क्या लेते हैं, इनफाइनाइट यानी अनंत लेते हैं के इक्वल टू। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तीनों वैल्यू को इम्पोर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स और उनमें शामिल होंगी, और आपके ये जो वैल्यू हैं टिक करेक्ट में ही पूछ ली जाती हैं, याद रखेंगे। अगला है हमारा, इसको थोड़ा समझ लेंगे आपको। इसमें भी बताया गया है कि कुचालक माध्यम में जो आवेश को रखने पर विद्युत कमजोर हो जाता है, यानी कि कुचालक माध्यम में जब हम आवेशों को जो Q1 Q2 आवेश जो थे उनको हम जब रख देंगे कुचालक माध्यम, तो जो हमारा विद्युत बल जो होता है F जो लग रहा था उनके बीच में, वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो अर्थात जो विद्युत बल माध्यम में बल है उसका फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, कुचालक माध्यम, क्योंकि कुचालक माध्यम के इक्वल टू ग्रेटर देन होता है 1 से, इसलिए 1 रख देंगे वहां पे। तो इसमें जो जहां E जो है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 K। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और E का मतलब होता है बेटा माध्यम विद्युतशीलता। अब देखते हैं इसका सबसे ज्यादा पूछने वाला ये नोट पॉइंट, याद रखेंगे। एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीत सूत्र, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ना। एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीत सूत्र बताइए क्या होता है। 2 नंबर में आपका ये एग्जाम में आता है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है, इसलिए हम केवल फॉर्मूला को जानते हैं, यानी कि F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिख लो, देखिए ये लिखा हमारा एप्सिलॉन 0 1/4π। अब क्या करेंगे, हमें एप्सिलॉन 0 का निकालना है ना मात्रक एप्सिलॉन 0, तो ये जो F है उस एप्सिलॉन 0 की जगह आ जाएगा, और जो एप्सिलॉन 0 है वो F की जगह पहुंचेगा। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन में F2 R², ये लिख लेंगे। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 का मात्रा हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। कैसे बनेगा ये बताते हैं। देखिए ये क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एट देन एफ यानी कि बल, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और आर यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में, तो इसको हम बोलते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया। तो हमारे पास 2 आवेश हैं, तो इसलिए हमने कूलाम 2 बार लिख दिया, एफ का मतलब न्यूटन हमने लिख दिया, आर का मतलब वर्ग लगा तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका मात्रक निकाल लिया। कूलाम 2 बार है तो कूलाम वर्ग हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0 की विमा बताई गई है। एप्सिलॉन 0 की विमा कैसे निकालेंगे, तो विमा आपको 11th में आपने निकालना सीखा होगा कैसे निकालते हैं, यानी कूलाम की जो विमा होती है इसको देख लेते हैं। तो कूलाम यानी क्यू इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, आई यानी कि धारा, टी इंटू समय। तो आई का मतलब होता है एम्पियर, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर का ए लेंगे आगे का ए, और टी यानी समय, ए टी हो जाएगा, ए टी लिख देना है यहाँ पर, और ऊपर वर्ग लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ये इसका क्यू का विमा आ गई, क्यू की विमा ये हमने यहाँ लिख दी इस तरीके से। और ऐसे ही ये नीचे हो जाएगी एफ की, यानी बल की जो न्यूटन की विमा जो होती है एफ की, इसको लिख लेते हैं एक बार। एफ की विमा जो होती है वो होती है एम एल टी -2, ये होती है एफ की विमा। और आर की विमा होती है मीटर, मीटर को लंबाई यानी लेंथ में करते हैं तो L2 हो जाएगी। इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा है, तो ये स्क्वायर लगा है तो दोनों पर करेंगे तो A2 एंड T2 हो जाएगा। ऐसे ML2 करेंगे तो L का L में करेंगे तो L की हो जाएगा T2। ऐसे एक T को माइनस को ऊपर पहुंचाएंगे तो T की घात 4 हो जाएगी, तो T की घात 4 बन गई है। और ये बन गया हमारे पास T L की घात -3 और ये -1 और A2। तो फाइनली हमारे पास एप्सिलॉन 0 की जो विमा आई वो क्या आ गई हमारे पास, m-1 L-3 T4 और a की पावर 2, ये हमारी एप्सिलॉन 0 की विमा हो गई। तो इस तरीके से आपको विमा निकालनी थी, तो आप समझ चुके होंगे। आइए कुछ नोट पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में आज का पूछ लिए जाते हैं हेडिंग बनने के बाद, कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत होता है, चाहे उन पर आवेश की मात्रा कुछ भी क्यों ना हो।
तो ये इसमें आया है। देखिए दोनों आवेशों के बीच, यानी दो आवेश थे हमारे पास Q1 और Q2, बीच लगने वाला बल विपरीत भी हो सकता है और उन पर आवेश की मात्रा भी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए इस पर जो आवेश लग रहा है, वो बल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो इन दोनों पर आवेशों के जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है एक दूसरे के, यानी ये इस साइड में रहे और ये इस साइड में है। क्या दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इन पर कोई से भी आवेश पर बल जो होता है वो विपरीत भी हो सकता है और उन आवेशों की मात्रा भी कुछ भी हो सकती है। चाहे मान लीजिए इसकी 2 है तो इसकी 3 हो सकती है। ठीक है, तो उनके अनुसार इनको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझ लेंगे। ऐसे नोट नंबर 3 आएगा, यदि दो आवेशों के बीच में या समीप में अन्य तीसरा आवेश आ जाए, यानी दो आवेश तो हमारे पास थे Q1 और Q2, अभी हमने बताया था फिगर में। अब मान लीजिए कोई तीसरा आवेश हम ला रहे हैं Q3 इनके बीच में, तो उसका कोई प्रभाव इसके बल पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमारे नियम क्या कह रहा है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच में एक तीसरा आवेश ला रहे हैं, तो इन दो आवेशों पर जो बल लग रहा था उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे थे वैसे ही रहे। आइए इस नियम को पढ़ लेते हैं। लिखा यदि दो आवेशों के बीच में या समीप में एक अन्य तीसरा आवेश लाएं तो आवेशों के बीच लगने वाला बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अभी तक आपने इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, यानी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला डेरिवेशन लेकर और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लेकर। ठीक है।